हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अदिति परमार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनजीओ के बारे में। तो जानेंगे एनजीओ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए है कि विच इज द बिगेस्ट एनजीओ इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है इकोसॉक, ऑक्सफैम, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर एंड बीआरएसी। तो इसका आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में और राइट आंसर मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनजीओ। तो एनजीओ एक ऐसी संस्था होती है जो सरकारी हस्तक्षेप के बिना समाज के जनहित से जुड़े कार्य जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यावरणीय आदि समाज में परस्पर सहमति से किए जा सके। ऐसी संस्था जो होती है उसे गैर सरकारी संगठन कहते हैं। साथ ही यह लोगों को निशुल्क सेवा प्रदान करती है और इससे का जो पंजीकरण है वो ट्रस्ट सोसाइटी या नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में कराया जाता है। यह एक ऐसा संगठन होता है जिसका की उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव से समाज कल्याण के लिए अपना योगदान देना होता है। चलिए अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं कि एनजीओ की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो फर्स्ट है अधिनियमों या नीतियों के लिए जनमत तैयार करना। इसका मतलब है कि जो सरकार की नीतियां होती है और जो अधिनियम होते हैं उनके लिए भारी मात्रा में जनता को अवेयर करके एक प्रकार का जनमत तैयार करना। नेक्स्ट है संसदीय या विभागीय समितियों के समक्ष नागरिक समाज का पक्ष रखना। जो संसद होती है तथा जो संसद में विभिन्न प्रकार की समितियां बनाई जाती है विभिन्न कार्यों से संबंधित उनके समक्ष नागरिक समाज का पक्ष रखना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रकार के होते हैं, हम ट्राइब्स को देख ले, जनजातीय वगैरह या कुछ मतलब कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, ये भले ही पीड़ित होते हैं उसके बाद भी यह अपना पक्ष सरकार के समक्ष नहीं रख पाते हैं, ये उसमें असक्षम होते हैं। तो उनकी हेल्प के लिए एनजीओ होते हैं जो कि संसद के समक्ष, सरकार के समक्ष इनका पक्ष रखते हैं। नेक्स्ट है न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करना। न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल करने के लिए भी एनजीओ ऐसे सुभेद्य वर्गों की सहायता करता है जो कि खुद सक्षम नहीं होते हैं कार्य में। और यहाँ पर न्यायालय में भी यह व्यवस्था की गई है कि जनहित याचिका के संबंध में ऐसे पीड़ित लोग जो अपना पक्ष स्वयं नहीं रख सकते, अपनी याचिका दाखिल नहीं करा सकते, उनको एनजीओ के माध्यम से या अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से अपनी याचिका दायर कराने का हक होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रदर्शन, रैली, धरनों के माध्यम से सरकार पर दबाव डालना। किसी भी प्रकार का जब कोई विधेयक संसद में आता है तथा वह पारित होकर अधिनियम बनता है लेकिन वह जो आम नागरिक है उनके पक्ष में नहीं होता है, उनको उनके हित में नहीं होता है, तब एनजीओ प्रदर्शन, रैली व धरनों के माध्यम से सरकार पर प्रेशर बनाता है तथा इस प्रकार के विधेयक को या तो पारित होने से रोकता है या फिर इस टाइप के बने हुए अधिनियमों को रद्द करने के लिए प्रयास करता है। उसके बाद में लास्ट है शोध एवं अनुसंधान के आधार पर नवीन नीति का सुझाव करना। एनजीओ अपने लेवल पर बहुत सारे शोध कार्य करता है और अनुसंधान, रिसर्च करता है और उनको उनको सरकार के समक्ष भी रखता है तथा नए नए टाइप्स की जो नीतियां हैं वो लाता है, उनके लिए सुझाव देता है सरकार को। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नीति क्रियान्वयन के चरण में एनजीओ की सहभागिता की। जो नीतियां होती है, सरकार की योजनाएं होती है, उनको क्रियान्वयन में एनजीओ किस प्रकार से हेल्प करता है। तो फर्स्ट है सुविधाओं से वंचित वर्ग को प्रशासन तक या प्रशासन को उस तक पहुंचाना। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की सरकार की योजनाएं आती है लेकिन सभी व्यक्ति उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जनजातीय समूह, ट्राइबल एरिया में, जिनको कि सरकार की नीतियों से अवेयरनेस नहीं है, वो उससे अवेयर नहीं है। तब एनजीओ के द्वारा क्या कार्य किया जाता है कि उनको सरकार की नीतियों से अवेयर कराया जाता है और साथ ही प्रशासन का ध्यान भी उनकी ओर लाया जाता है कि इस टाइप के वर्गों के लिए विशेष कार्य किया जाए। नेक्स्ट है सरकार की नीतियों के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाना। सरकार की कुछ नीतियां जो नागरिक समाज के हित में नहीं होती है तो उनके लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाना
जिससे कि लोगों को अवेयर कराना होता है कि इस टाइप के कार्य आपके हित में नहीं है, तो इसके लिए आपको धरना प्रदर्शन रैली आदि कार्य करना चाहिए। या फिर इस टाइप की जो नीतियां हैं उनका कुछ लाभ की नीतियां हैं, तो फिर उनका आप किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, इसके लिए भी जन जागरूकता लाना। ठीक है। नेक्स्ट है योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना। बहुत सारी योजनाएं आती है, लेकिन उनका सभी को लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जनता में सजगता नहीं होती है, वह उस चीज के लिए अवेयर या सजग नहीं होते हैं। तो कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण करना, जो कि लोगों को उन चीजों से अवेयर कराते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि आपके लिए इस टाइप की योजनाएं हैं और आप इनका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझे कि महिलाओं के लिए एमपी में ड्राइविंग लाइसेंस फ्री में बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कि इस बात की जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में स्वयं सहायता समूह के द्वारा इस चीज की अवेयरनेस लाई जाती है और महिलाओं को बताया जाता है कि आप इन इस टाइप की और भी अदर जो स्कीम्स होती है सरकार की, कि आप इनका लाभ ले सकते हो। उसके बाद में जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, वहां पर इस टाइप की जन जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी होती है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा उनको अवेयर कराया जाता है कि सरकार आपके लिए किस टाइप की नीतियां ला रही है, ताकि आप उनका लाभ ले सकें। उसके बाद में लास्ट है आकस्मिक विपत्ति के समय प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुंचाना। आकस्मिक विपत्ति से अर्थ यहाँ पर है किसी भी टाइप की आपदा, जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि। इस समय में पीड़ित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, कैंप लगाना, उनको रहने का आवास की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य एनजीओ के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही उनको आर्थिक रूप से सहायता की जाती है, या फिर किसी टाइप से जो पीड़ित लोग होते हैं उनके लिए कार्य किया जाता है, सरकार को उनसे अवेयर कराया जाता है, तथा सरकार को इस चीज के लिए प्रेशर बनाया जाता है कि सरकार उनकी हेल्प करे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नीति मूल्यांकन एवं निगरानी के समय एनजीओ की भूमिका। तो इसमें फर्स्ट है दोषों का पता लगाकर इसे प्रकाश में लाना। जब भी कोई सरकार की कोई स्कीम आती है या कोई नीति होती है, तो उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, इसमें क्या क्या दोष आ रहे हैं, इनका पता लगाना तथा उन्हें प्रकाश में लाना। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारी योजनाएं आती है और उनके लिए बहुत सारा फंड आता है गवर्नमेंट कोटा में, पर उसका क्या किया जाता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लाई गई और उसके लिए फंड प्रोवाइड किया गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के लोग या प्रशासन के अन्य लोगों के द्वारा उस पैसे का अपने निजी स्वार्थ में उपयोग कर लेना और जनता को उससे लाभ नहीं पहुंचाना। तो इस टाइप के जो भी दोष है नीति क्रियान्वयन में, उनका पता एनजीओ के द्वारा लगाया जाता है तथा उन्हें प्रकाश में लाया जाता है, जिससे कि प्रशासनिक जो व्यक्ति होते हैं प्रशासन में, सिविल सर्वेंट होते हैं, उनके ऊपर एक प्रकार का प्रेशर आता है और वह इस प्रकार के कार्य करने से भविष्य में सोचते हैं और इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है निष्पक्ष मूल्यांकन को बढ़ावा देना। जब क्या होता है कि किसी भी प्रकार के जो डाटा होते हैं, जो इंडेक्स आते हैं, उनमें सारे आंकड़े और सूचनाओं का वह खुद स्वयं संकलन करते हैं और इस प्रकार से एक निष्पक्ष मूल्यांकन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि अधिकांश इंडेक्स एनजीओ के द्वारा ही जारी किए जाते हैं और उनमें वह हर चीज के आंकड़े तथा सूचनाओं को प्रकाश में लाते हैं, जिससे कि सभी को बराबर का लाभ प्राप्त हो सके और सभी के विकास के लिए कार्य किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं जनसभाओं के माध्यम से जनता को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना। एनजीओ के द्वारा बहुत सारी संगोष्ठियां, जनसभाएं आदि की जाती है, नुक्कड़ नाटक भी किए जाते हैं, जिनके द्वारा जनता को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। उनको कुछ इस टाइप से जनसभाएं करके उनको समझाया जाता है कि आपके समक्ष इन प्रकार की प्रशासनिक के कारण ये समस्याएं आपको उत्पन्न हो रही है और इनसे आप किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरीके से आपको धरना प्रदर्शन या रैली या अभियान के माध्यम से आपको सरकार की नीतियों के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। इसके लिए उनको संवेदनशील बनाना। नेक्स्ट है जनता की कठिनाइयों एवं शिकायतों से प्रशासन को अवगत कराना।
साथ ही एनजीओ के द्वारा ये भी कार्य किए जाते हैं कि वह प्रशासन को भी जनता की प्रॉब्लम से और उनकी जो शिकायतें हैं उनसे अवगत कराए। जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान केंद्रित करवाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में एनजीओ का महत्व। भारत में एनजीओ का किस हद तक महत्व है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि ये शिक्षा व अन्य सामाजिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। एनजीओ के द्वारा बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स वगैरह बांटी जाती है, स्कूल्स खोले जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। ये सारे कार्य एनजीओ के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही अन्य सामाजिक गतिविधियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट्स हो गया, इस टाइप के अदर सेक्टर में भी एनजीओ के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य कराए जाते हैं, जो कि ट्राइबल एरियाज में ज्यादा कराए जाते हैं। जो भी साथ ही जो सुभेद्य वर्ग है उनके लिए भी इस टाइप के कार्य कराए जाते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों और महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण, आपदा महामारी आदि क्षेत्रों में एनजीओ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो देखिए, जो बच्चे और महिलाएं हैं उनको अपने अधिकारों से अवगत कराना, उनके अधिकारों का संरक्षण करना, जो कंज्यूमर है उपभोक्ता है उसके हितों का संरक्षण करना, जो आपदा आती है बाढ़ भूकंप इनके टाइम पे पीड़ित लोगों की हेल्प करना, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करना, ये सारे कार्य एनजीओ के द्वारा किए जाते हैं। ये इस टाइप की जो भी महत्वपूर्ण भूमिका है वह एनजीओ इंडिया में निभा रहा है। उसके बाद में लास्ट है आम जनता की जीवन शैली में लगातार सुधार करना। इन सब कार्यों के द्वारा जो आम जनता है उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का कार्य एनजीओ के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी एनजीओ के द्वारा ढेर सारे कार्य किए जाते हैं जिनकी जो कि अनकाउंटेबल है, हम समझ लें इस टाइप से। तो इंडिया में एनजीओ का बहुत ज्यादा महत्व है और इंटरनेशनल लेवल पर भी एनजीओ बहुत ही अच्छे और बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था विच इज द बिगेस्ट एनजीओ इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बीआरएसी। बीआरएसी वर्ल्ड का बिगेस्ट एनजीओ है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।